क्यों क्लास लगाई क्यों नहीं? अच्छा क्लास चढ़ाई भी नहीं ना? ओहो, याद करवा दिया करो तुम फिर ना। मैं तो कल घर था, घर जाता हूँ कुछ याद नहीं रहता। उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे थे हम, और उच्चतम न्यायालय में हमने अनुच्छेद कौन से की बात की थी लास्ट क्लास में? अनुच्छेद 27 की बात की थी। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 127, 27 नहीं, अनुच्छेद 127 क्या बताता है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश मतलब जब कभी भी कोरम नहीं हो, है ना, तो कोरम की पूर्ति करने के लिए, घन पूर्ति जो होता है उसकी अब यदि हम बात करें तो उस कंडीशन में कोरम कितना होता है? 1+2, 3 जजों का कोरम होता है यहाँ पे, ठीक है। यदि वास्तव में उतना नहीं है तो फिर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वहां पे। कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से। हम ये कह सकते हैं उस आधार पे होती है। 126 में पढ़ा था आपने, 126 में क्या पढ़ा था आपने? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 128। यहां सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है। सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन किसकी सिफारिश से करता है? राष्ट्रपति की। इसको भूतपूर्व न्यायाधीश भी कह सकते हैं। पूछा जाए भूतपूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद कौन सा? 128। ज्यादा सबकी आवाज जाती है, सबकी आवाज ज्यादा सर को देना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति या भूतपूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान देना, समझना। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। किसकी सिफारिश से करते हैं? किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है। कौन होता है
सेवानिवृत्त कौन सा हो सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। और कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी भी कार्यवाही को संचालित करने के लिए उन सदस्यों की जिनका अनुभव काम आता है। ठीक है, तो उस आधार पे हम किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका है उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो वहां आए या न आए वो उसकी मर्जी है। ये बाध्यकारिता नहीं है कि अच्छा वो उसको आना ही पड़ेगा, उसका मन है तो ही आएगा, इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। लिखिए जरा, लिखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इसके आगे लिख लेना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथ में दे दिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे न्यायाधीश को जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है। आई रिपीट दिस सेंटेंस। हाँ, उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे न्यायाधीश को जो सेवानिवृत्त हो चुका है। कोई बीच में गड़बड़ कर दी क्या? मैंने यही बोला है कि उच्चतम न्यायालय बोल दिया होगा शायद, फिर उच्च न्यायालय बोल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है उसे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में, सेवानिवृत्त हो चुका है उसे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में उसे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। उसे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। हाँ, भूतपूर्व वही होता है, रिटायर हो गए वो ना। जैसे अभी अपने कौन DY चंद्रचूड़ है, उनको भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश इससे इनकार कर सकता है। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश इससे इनकार कर सकता है। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 129।
129 का मतलब क्या है? ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का क्या होना? अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अब समझना थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय इसलिए बोला है कि उच्चतम न्यायालय की जो समस्त कार्यवाही होती है ना, वो लिखित होती है। ठीक है, उनके जो भी सबूत है, उनके जो भी तथ्य है, उनको ध्यान में रखा जाता है अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा। समझना इस बात को, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको लिखा जाता है, लिखा होता है, और वो लिखी हुई कहानी जो भी होती है वो जो अधीनस्थ न्यायालयों के काम आती है। जब कभी भी कोई फैसला देते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उस वाद के अंदर ये डिसीजन दिया था, इस आधार पर हम ये बता रहे हैं। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय के दिए हुए जितने भी डिसीजन होते हैं उनको वो मानने से मना नहीं कर सकते। हरी बात समझ में? उस डिसीजन पे कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, जो बोल दिया ना उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय का कोई डिसीजन आया है, उसने डिक्लेयर कर दिया वो, है ना, उसके बाद में वो लिखा जाएगा। लिखा जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि अच्छा, अब जो हाई कोर्ट है और भी अधीनस्थ न्यायालय है वो इसको देखेंगे। जब कभी भी कोई फैसला आएगा तो उस मामले को जरूर देखेंगे वो, अच्छा उस टाइम का वो फैसला था। कहानी समझ आ रही? इसका मतलब उच्चतम न्यायालय किस रूप में कार्य होता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब थोड़ा और समझना, थोड़ा उसका और ज्यादा विस्तार करें तो अवमानना नहीं की जा सकती, उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती। अवमानना कैसे नहीं की जा सकती पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन उसके लिए संसद कानून बनाती है 1971 में। कब बनाती है? 1971 में संसद कानून बना करके बताती है कि अवमानना का मतलब क्या है। अवमानना का मतलब क्या होता है? एक तो सिविल होता है और एक होता है फौजदारी या आपराधिक बोल सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार की अवमानना होती है। हम उनको मतलब जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं हम तो नहीं मानते, आपका डिसीजन बेकार है, हमें अच्छा नहीं लगा, ये इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता थी। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें सजा हो सकती है, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लग सकता है। इसका मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसलिए तुम बोलोगे हाँ जी ठीक है, आपने जो कहा है वो सही है, आप सर्वोपरि हो, आपका जो भी डिसीजन है वो सुप्रीम है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये गलत है या सही है? आज मैं अगर अभी इस ऑन कैमरा यदि बोल रहा हूं मैं कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो ठीक नहीं होते, या फिर उनको मानना अगर जब भी आए तो उनका विरोध करना चाहिए, तो हो सकता है मुझे भी जेल हो सकती है, ठीक है, मुझे भी सजा मिल सकती है। पर मैं जैसे कि आपको समझा रहा हूं, भाई सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना, जैसे कि मैं समझा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आए, कोई निर्णय आए, तो उसका स्वागत करना होगा आपको। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला तो अवमानना का केस हुआ उनके ऊपर। अवमानना का केस हुआ इसका मतलब इसलिए कि तुम उसकी बुराई कर रहे हो, जो भी डिसीजन दिया उसके तुम खिलाफ बोल रहे हो, नहीं बोल सकते। वैसे होना तो ये चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो उसका आप उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते। कमेंट तो कर सकते हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती क्या? गलती तो हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की भी बहुत सारी, आपको पता है। हमने थोड़ा अगर आपने मूल अधिकार पढ़ा उसमें देखा होगा कि उसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रहे हैं। जैसे ही गोलकनाथवाद आया तो दिए गए डिसीजन को पूरी तरह से बदल दिया, खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं पहले जो गलत था हम सही कर रहे हैं। फिर गोलकनाथवाद को यदि बात करें तो 1973 का केस उन्होंने भारतीयवाद है, उसमें फिर बदल दिया उसने कि उसमें हमने जो बोला वो अलग था, ये अलग चीज है। ऐसा ही नहीं, हम प्रस्तावना की बात करते हैं, बेरुबारीवाद। कल एक वो संस्कृति डिपार्टमेंट से क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा वाद था, शायद उसको लेकर के ऐसा बोला गया था जिसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानने से मना किया था। वो बेरुबारीवाद था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और फिर 1973 का केस उन्होंने भारतीयवाद आता है, उसमें बोलता नहीं भाग है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो बोल रहे हैं तब उसने कुछ तो गलतियां की होगी, फिर दोबारा वो सही कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो कमी रही होगी ना। इसलिए हम कई बार ये बोलते हैं कि नहीं इसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता, तो क्या गलत है? होना चाहिए ऐसा, लेकिन नहीं होना चाहिए।
इसलिए क्योंकि अवमानना का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो हर व्यक्ति आगे सामने आके बोलेगा कि अच्छा हम नहीं मानते, ये तो गलत है, विरोध करेगा, इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो संशोधन हुआ है, सॉरी, जो भी कानून बना 1971 का, कुछ सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी तो कर सकते हो, कम से कम तुम बोलो तो सही, है ना, कुछ उसके अच्छाई के बारे में बोल सकते हो। आलोचना करो तो कुछ इस प्रकार की आलोचना करो कि उसका कोई समाधान दे सकते हो तुम, कोई नया उसका आप बता सकते हो कि अच्छा इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, एक अलग प्रकार से इसको हम बता सकते हैं कि इसको इस प्रकार से सही करना चाहिए था, ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल तुम ऐसे मत करो कि अच्छा ये गलत है, हम नहीं मानते, तो आप पे अवमानना का केस होगा। अरे बात समझ में? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, अभी आपने देखा ना बहुत सारे केस आते हैं तो नेता जो लोग होते हैं जैसे इंटरव्यू वगैरह देते हैं कहीं, तो वो बोलते हैं ना ऐसे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, सबसे बड़ा है वो, सुप्रीम कोर्ट एक नंबर ही है, हम उसकी बात का उसकी बात की कदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम मान रखते हैं, स्वागत करते हैं। क्यों करते हो? ना करो तो ये है ना, इसका मतलब, है ना। तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना। एक मेरे को ठीक से नाम नहीं याद आ रहा, एक व्यक्ति ने कोई केस किया था, कोई एक मामला था, उसको लेकर के किसी व्यक्ति ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया भी था उसको, बुला कर पूछा गया कि आप बताइए कैसे होना चाहिए था। उसने बोला कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन फिर उसने बोला कि ऐसा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे अड़ा और बोला लास्ट में कि नहीं, तू जो कह रहा है वो गलत है, हमने जो किया वो सही है। लास्ट में इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने हमारा समय खराब कर दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए, इसे सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए आपको। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सही हूँ, माफी क्यों मांगू, ना मांग तो फिर इसका मतलब उसने अवमानना का केस किया उसके ऊपर कि हम केस चलाएंगे। केस चला भी, लेकिन थोड़े टाइम बाद में उसने माफी मांग ली। उसको पता है लास्ट में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वही होगा। ये चीज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब ये सारा मामला इसी के अंतर्गत आता है। बात को समझ पा रहे हो ना तुम? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो जरा, लिखो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये लिख लिया क्या ऊपर वाली लाइन? लिखो पहले, ये लिखो, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया है। अभिलेख न्यायालय घोषित किया है, हाँ घोषित किया है, जिसका अभिप्राय है, जिसका अभिप्राय है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही लिखित होगी, जिसका अभिप्राय है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही लिखित होगी, लिखित होगी तथा लिखित होगी तथा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के लिए साक्ष्य सबूत, साक्ष्य सबूत, तथ्य, साक्ष्य सबूत तथ्य अथवा अभिलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में प्रयोग की जाएगी।
अभिलेख के रूप में प्रयोग की जाएगी। प्रयोग की जाएगी अर्थात, लिख रहे हो सर? अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर, अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर वाद विवाद, अधीनस्थ न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर वाद विवाद का अधिकार, वाद विवाद का अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद विवाद का अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय, तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, उच्चतम न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। उच्चतम न्यायालयों के लिए, उच्चतम न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। नेक्स्ट लिखो, नई बात इसमें क्या है तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय व उसके जो न्यायाधीश है ना, इनको न्यायालय की अवमानना पे, न्यायालय की अवमानना करने पे दंड देने का अधिकार है, सजा सुना सकते हैं ये लोग। हम आगे उच्च न्यायालय पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर 215 अनुच्छेद 215 पढ़ेंगे, यहाँ अनुच्छेद 129 है। दोनों में कंडीशन है, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय वहां पे अधीनस्थ अभिलेख न्यायालय का कार्य करता है और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय करता है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लिखिए जरा, देखो, उच्चतम न्यायालय तथा इसके न्यायाधीशों को स्टार लगा के लिखना, उच्चतम न्यायालय तथा इसके न्यायाधीशों को न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। दंड देने की शक्ति प्राप्त है। लगभग दंड तो कितना होगा, 6 महीने की सजा हो सकती है और 2000 रुपये लगभग इसका जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकती है, दोनों कंडीशन भी हो सकती है। लिखिए जरा, इस संबंध में कानून बना है। कब बना तो ध्यान रखना, 1900, हाँ देखो, इस संबंध में 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम बना, जो कि 2 भागों, सिविल व
आपराधिक में विभाजित किया गया। न्यायिक लिखना था वहां पे ना, न्यायालय लिख दिया। न्यायिक अवमानना, न्यायालय की बात है, न्यायालय की अवमानना होता है तो भी। न्यायिक अवमानना अधिनियम कब बना? 1971 में, जो 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन सा? सिविल व आपराधिक। सिविल कौन से होते हैं, आपराधिक कौन से होते हैं? वैसे आपके हिसाब से सिविल और आपराधिक क्या है? सिविल का मतलब क्या होते हैं? सिविल में सिंपल समझना, मारपीट से नहीं होता वो। सिविल ही क्या हो सकता है? सिविल में हतलाक हो सकता है, सबसे पहले ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? जमीन का कोई विवाद हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, चेक बाउंस हो गया किसी का, किसी से मतलब पैसा उधार लिया है वगैरह, है ना, इस प्रकार के कोई विवाद हो सकते हैं। तो ये सारे सारे कौन से विवाद है? सिविल। अपराधी कौन से हो गए? हाँ, डकैती करना, मारपीट करना, किसी की हत्या कर देना, ये सारे सारे क्या है? अपराधिक है। तो इसमें सिविल और अपराधी कौन से होंगे? इसमें कौन सी मारपीट होगी? ये तो आपको पता है, डायरेक्ट कोई इंसान कुछ बोल रहा है उससे आधार पे होगा। बोल रहा है क्या मतलब? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है, यदि उनकी बात करें, उनकी बातों की यदि हम ध्यान में रखते हुए बात करें कि अवमानना का मतलब यहाँ पे क्या है, सिविल का मतलब केवल इतना सा है कि किसी बात को आप जानबूझकर नहीं मान रहे, आपने बिल्कुल ही उसको मानने से इनकार कर दिया, जानबूझ के आप कहते हो नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो क्या आपका सिविल है। आपराधिक थोड़ा सा उससे क्या होगा, आप लिखित रूप में कोई चीज पेश कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो, लिखित रूप से कर रहे हो, या फिर कोई चित्र के माध्यम से कर रहे हो, उच्चतम न्यायालय की इस प्रकार की अवमानना कर रहे हो, तो हो सकता है उच्चतम न्यायालय को कार्यवाही चल रही है, उसको तुम बाधित कर रहे हो, किसी भी प्रकार से चलने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब उसको क्या माना जाएगा? आपराधिक माना जाएगा। आगे बात समझ में? लिखिए, पहला सिविल लिखो। लिखो सिविल अवमानना के अंतर्गत, पहला पॉइंट लिखो, सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, न्यायालय का कोई निर्णय, आदेश या अन्य किसी प्रक्रिया की, न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या अन्य किसी प्रक्रिया की, या अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर, अन्य किसी भी प्रक्रिया की जानबूझकर, अन्य किसी भी प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा, जानबूझकर अवज्ञा या उल्लंघन, अवज्ञा या उल्लंघन करने से है, अवज्ञा या उल्लंघन करने से है। ठीक है, अवज्ञा मतलब कोई किसी चीज को मानने से मना कर, जैसे गांधी जी करते ना, हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ना, कोई चीज को हम नहीं मानते, बस नहीं मानते, बस बात खत्म, बैठे हैं, हम कौन सा हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, मानते नहीं है बस आपकी बात। यही होता है जब तुमसे कोई काम का बोला जाता है घर पे, तुम सामने कुछ नहीं बोलते, कई बार लगता है बच्चा देखो सामने नहीं बोलता बिल्कुल भी, है ना, कुछ करता भी तो नहीं है, चुपचाप सुन रहा है, इसका मतलब अवज्ञा मतलब होता है। नेक्स्ट लिखो, आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आपराधिक अवमानना के अंतर्गत
आपराधिक अवमानना के अंतर्गत न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, आपराधिक अवमानना के अंतर्गत न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, ऐसी बात के प्रकाशन से है ऐसी बात की प्रकाशन से है जो लिखित लिखित है, मौखिक है, चित्रित या अन्य तरीके से अवमानना की गई है, अन्य तरीके से अवमानना की गई है। समझ आ गया? 29 इंपॉर्टेंट काफी अभी ध्यान रखना। अवमानना अधिनियम कब बना? न्यायिक अवमानना, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। 1971 में बना था। आगे अनुच्छेद 130 प्लेस, स्थान। स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ है? उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है अभी? नई दिल्ली में। किसी और जगह भी इसको ले जाया जा सकता है? कैसे ले जाया जा सकता है? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको किसी अन्य जगह भी स्थानांतरित कर सकता है, अन्य जगह ले जाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। 2 बार हुआ है ना शायद, एक तो श्रीनगर और दूसरा हैदराबाद। ऐसा हो सकता है? हाँ, तेलंगाना में है क्या हैदराबाद? या आंध्र प्रदेश में? ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 बार ऐसा हुआ है, तो ऐसा ध्यान रखना, चेंज हो सकता है, जगह बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट किसी और जगह दक्षिण भारत में ले जाया जा सकता है। उत्तर भारत के, अब देखो दक्षिण भारत के जगह काफी दूर पड़ती है, वहां से लोग आते हैं उच्चतम न्यायालय में, है ना, तो कोई अपील वगैरह करनी हो या किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, है ना, तो हो सकता है कभी बहुत सारे मामले हो और बहुत ज्यादा मामले एक जगह भी अगर अपने उनको सॉल्यूशन करना हो, है ना, सोल्व करना हो, तो वो कहीं और जगह ले जाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब उस कार्यवाही को मतलब हम वहां सुनेंगे हम, है ना, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। लिखिए, स्थान लिखिए। बस तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का स्थान जो बदला जाएगा वो किसकी सिफारिश से, कौन पहले करता, कौन है पहले ये बताओ। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन पहले अनुमोदन किसका होना चाहिए? राष्ट्रपति का। लिखिए जरा, लेकिन नई दिल्ली, स्थान लिखो नई दिल्ली। नई दिल्ली, कॉमा लगा के लिखो। परंतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली के आगे लिखना, परंतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को अन्यत्र आयोजित करवा सकता है। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को
अन्यत्र आयोजित करवा सकता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद कौन सा? 131। क्या बतलाता है ये? प्रारंभिक, हाँ, क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार जो किसके पास है? ये अधिकार केवल किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय के पास ऐसे वो अधिकार है जिनको केवल उच्चतम न्यायालय ही सॉल्व कर सकता है, कोई अन्य न्यायालय नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं मूल क्षेत्र अधिकार? कौन कौन से हो सकते हैं? थोड़ा सुन लेना, वैसे लिखवा दूंगा आपको ना, पहले सुन लो ना। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मूल क्षेत्र अधिकार में ऐसे विवाद हो सकते हैं जो कि भारत सरकार व किसी राज्य के बीच में हो। किसके बीच में हो? भारत सरकार हो, राज्य, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में। यदि हम ये बात करें तो केंद्र व राज्य के बीच में ऐसा कोई विवाद हो, तो उसको, अगर उन दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो उसको सॉल्व करने का कार्य किसका है? उच्चतम न्यायालय को। अच्छा, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही होगा केवल। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट अधिकार रखता है ये। एक तो ये हो सकता है, मतलब भारत सरकार वह राज्य के बीच में, ऐसा हो सकता है। राज्य एक, ठीक है। और अच्छा, भारत सरकार और राज्यों के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक राज्य हो सकते हैं, अधिक राज्य हो सकते हैं, राज्यों के बीच में भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। और राज्य व राज्य के बीच में भी हो सकता है, मतलब राज्य व राज्य के बीच में, यही बोल रहे थे आप, ठीक। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई विवाद है, तो ये कौन सुनवाई करेगा इसकी? सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा, तुम्हें ये लगना चाहिए क्यों, ऐसा क्यों? शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करे तो इसका मतलब निष्पक्ष हो सकती है चीजें, है ना। ऐसा हो सकता है कि अच्छा, भारत सरकार, इधर भारत सरकार है, सपोज करो, है ना, भारत सरकार है, और एक तरफ राजस्थान की राज्य सरकार है। यदि हम बात करें, दोनों के बीच में कोई विवाद है और अपना हाईकोर्ट जो राजस्थान वाला है वो इसकी सुनवाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मामला हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई फेवर कर सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, राज्य राज्यों के बीच में भी हो सकता है ऐसा, हाई कोर्ट राजस्थान का और किसी, हम यूपी के हाई कोर्ट की बात कर ले, दोनों के बीच में कोई विवाद है, तो दोनों हाई कोर्ट क्या करेंगे? हाई कोर्ट, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कौन सुनवाई करे इसकी? सुप्रीम कोर्ट ही करे। इसका मतलब हाई कोर्ट को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दे रखा, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट ही रख पाता है। क्या बात समझ गए? ऐसे बहुत सारे अधिकार है, ध्यान रखना, ठीक है। और भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कौन से हैं? अनुच्छेद 143 के तहत हम बात करते हैं, हालांकि इसमें ज्यादातर नहीं लिखा, वो अलग लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श केवल किससे ले सकते हैं? प्रधानमंत्री से। अच्छा, अनुच्छेद 71 याद आ रहा है आपको? 71 क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको कौन कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये भी किसके पास है? सुप्रीम। अच्छा, ये 71 में है, ये अलग बात है, लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार तो है ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही। इसका मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा, ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं, ये ध्यान रखनी बात। आगे हम बात करेंगे, रिट जारी की जाती है, आपको बताओ रिट आपको अनुच्छेद 32 में नजर आता है। 5 प्रकार की रिट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, अधिकार परीक्षा, सॉरी उसके बाद में क्या आता है, प्रतिषेध है ना। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध और उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रिट होती। ये 500 रिट केवल मूल अधिकारों के लिए जारी करनी होती है। तो ये किसके पास अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अनुच्छेद कौन सा? 32। लेकिन हाई कोर्ट भी रखते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 है। इसके लिए हाई कोर्ट अच्छा मूल अधिकारों के अलावा भी सुन सकता है, लेकिन केवल मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट ही है। हाई कोर्ट के पास यहां हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी शक्तियां ज्यादा है कि वो मूल अधिकारों के लिए तो सुन ही सकता है, बट साथ साथ और किसके लिए भी, अन्य कानूनी जो भी मामले होते हैं उनके लिए भी सुन सकता है। तो ये आपको पता है ना। एक अलग प्रकार की रिट होती है इंजंक्शन, है ना, ये रिट भी होती है, तो 226 के तहत वो भी सुनता है। तो ये मामले कौन किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनुच्छेद 37 अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर दोबारा विचार करने का अधिकार, पुनर्विचार कर सकते हैं। यदि तुम वापस से रिट लगाना चाहते हो उसी के अंदर, तो सेम वही न्यायाधीश होंगे, दोबारा हो सकता है उसके अंदर कोई गुंजाइश बची हो तो। 37 के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। एक चीज अच्छा, रिट के लिए अनुच्छेद 39 भी एक और काम आता है। संसद कोई कानून बना के रिट सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान कर सकता है कोई अन्य रिट जारी करने के लिए भी, ये भी हो सकता है। तो कितनी सारी चीजें हैं, देखो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती है। कल हम पढ़ेंगे यहां से अनुच्छेद कहां से, 131 से प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार या मूल क्षेत्र अधिकार। इतनी चीजें तुम पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। ओके।